कुछ भी करो थोड़ा सा सुकून से करो, है ना। तो अर्श रोग की बात करेंगे तो जैसे शुरुआत से ही बात कर रहे हैं या यहाँ पर जितने चैप्टर चल रहे हैं वो सारे आपके कैसे हैं, अग्निमांद वाले हैं। तो शुरुआत में था अग्निमांद, जीर्ण, अलसक भी सूचिका था, फिर आपका शूल था, फिर आपका अम्लपित्त था, और अभी आपका तिसार हुआ, फिर ग्रहणी हुआ। मतलब जितना चल रहा है, एक तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, तरह सिंपल से या मॉडर्न की लैंग्वेज में समझो तो जीआईटी वाली प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के जो फील्ड होता है। तो एक आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर वो हर फील्ड का मास्टर होता है। हर फील्ड का मास्टर होने का मतलब है कि हर फील्ड में प्रैक्टिस कर सकता है यूजी में, क्योंकि जो आपका आयुर्वेद के 8 अंग है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, सल्ल, दस्ता, जरा, वृष है, तो उसमें आप सभी फील्ड में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जब वो एमडी की डिग्री ले लोगे तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ये है कि जिस फील्ड में भी काम करिए, ये 8 अंग में से आयुर्वेद के उस एक फील्ड में अपनी पूरी महारत हासिल कर लीजिए, मतलब उसमें आपको थोड़ी सी अच्छी पकड़ हो, है ना। इसलिए शुरुआत में इंसान हर तरह का करता है, या कुछ लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं, शुरुआत में लगता है उनको सस्ता है, मतलब बड़ा आसानी से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक बेसिक पकड़ कर लेंगे और काम करना शुरू करेंगे तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अर्श रोग की। जैसे आपको याद है कि अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये तीनों रोग जो होते हैं, तीनों एक दूसरे के निदान भी होते हैं। मतलब अतिसार के अगेंस्ट भी अर्श हो सकता है, ग्रहणी के अगेंस्ट भी हो सकता है, और इन दोनों के अगेंस्ट में ग्रहणी हो सकती है। मतलब आपस में दे आर इंटरडिपेंडेंट है, और तीनों का ही एक वजह है कि अग्निमांद तो है ही, अग्निमांद की वजह से भी तीनों है, और एक के बाद दूसरा भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कल ही आपने पढ़ा था ग्रहणी में कि अतिसार खत्म हुआ, इंसान ने उल्टा पुल्टा खाया तो उसको ग्रहणी हो गया, ठीक। तो मतलब वहां पर आपने पढ़ा कि 2 तरह की हुई, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टाइप की। तो यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने बोला अर्श के लिए बोलते हैं कि एक तो इसकी बहुत बढ़िया से डेफिनेशन हमेशा हर किसी को याद रखना कि शत्रुवत देता है। मतलब जैसे दुश्मन होता है हमेशा सामने से आता है और आपके मार्ग में अवरोध पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो वही अर्श का होता है। उसको कैसे समझ सकते हो, उसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि वो जो एनल कनाल है या एनल ओपनिंग है, एनल ओपनिंग तो बड़ी छोटी सी जगह है ना, फिंगर तो बड़ा मुश्किल से जाती है। अगर पेशेंट थोड़ा सा होल्ड कर ले, मतलब लगा ले अपना फ्लेक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो उतनी छोटी सी जगह होती है, और वहां पर उस छोटी सी जगह में अर्श के अंकुर आ गए, डेवलप हो जाते हैं। सेंटिनल टैग कर लो या जो भी, मतलब सिंपल सा है, वहां पर एक आउटग्रोथ आ गई जो स्किन और मांस और मेद सबकी मिली हुई है। तो एक तो जगह वैसे ही कम है, उसमें एक और जगह जब आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है चीजें नहीं निकल पाएंगी। और जब प्रेशर इंसान लगाएगा तो क्या होता है, उस एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ता जाता है। तो ब्लड का फ्लो बढ़ता जाता जाता है, एक दिन बहुत कठिन हो जाता है। तो जब कठिन हो जाता है तो पॉटी वटी करने जाता है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट को पहले तो बहुत पेन होगा 1-2 दिन, फिर वो फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो ब्लीडिंग होगा, ठीक है। हालांकि पीआर करने का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो फिशर वाला पेशेंट होता है, हालांकि हम लोग अर्श को सीधे फिशर कर देते हैं, बट अगर शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो उसी में सारे ही आएंगे। आपका पाइल्स भी आएगा, आपका फिस्टुला भी आएगा, फिर आपका अर्श भी आएगा, मतलब फिशर भी आएगा। तो पेशेंट का पीआर करने से पहले देख लीजिए। अर्श के पेशेंट को, खास करके फिशर के पेशेंट को, बस फिंगर से ऐसे ही देख लो थोड़ा सा, या उसको बोलो कि लिथोटॉमिक पोजीशन में लेटा है, हल्का सा पैरों को दूर दूर किया, और दूर दूर करके बड़े आराम से बड़े प्यार से देखना, क्योंकि अर्श के पेशेंट को वाकई बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलने फिरने में पेन होता है, उठने बैठने तक में भी दर्द होता है जब ज़्यादा ही तकलीफ दे जाता है। मान लो जिस टाइम ब्लीडिंग वगैरह हुई रहती है, तो ब्लीडिंग होने का मतलब सी बात है आर्टरीज वगैरह जो है वहाँ से कटी फटी हैं, तभी तो ब्लड निकला है। वगैरह वेंस वगैरह के कटे थोड़ी ब्लड निकल सकता है, मतलब वो कटने मतलब किसी और चीज़ से नहीं कटा, प्रेशर की वजह से ही कटा है। बट प्रेशर की वजह से कटा या फटा जो भी है, मतलब फटा वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कटा मतलब हम इंसिजन खुद लगाते हैं, तो वहाँ पर पेन काफ़ी होता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि उस एरिया को हील होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से बहुत कवर रहता है, और कई बार क्या होता है कि कपड़े जैसे अगर कोई रफ वगैरह पहनता है तो उसमें कपड़े वगैरह लग कर भी बहुत दर्द होता है, हील होने में टाइम लगता है, क्योंकि इंसान जब भी मूव करेगा तो वहां पर भी तो मूवमेंट होगा। तो भाई आपने हर केस में पढ़ा है, चाहे व्रण हो चाहे कोई चोट चपेट हो, उस केस में उस ऑर्गन को स्टेशनरी रखना होता है। बट यहाँ की कह सकते हो कि प्रॉब्लम है कि आप स्टेशनरी रख नहीं सकते, आप जब चलोगे फिरोगे तो उस रीजन पर थोड़ा बहुत प्रेशर बनता ही है, या कह सकते हो फ्रिक्शन जनरेट होता ही होता है। तो नॉर्मली आप लोग फाइनल ईयर तक हो सकता है इस तरह के पेशेंट्स को देख लिया हो। तो ऐसे पेशेंट का पीआर करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बस सिंपल सा देख लीजिए,
फिर अगर लगता है उसको पेन वगैरह नहीं है तब पीआर करिए। इसीलिए प्रोक्टोस्कोप भी अंदर डालना होता है, तो पहले देख लो अर्श के पेशेंट पे प्रोक्टोस्कोप नहीं डालते हैं, तो वो सारे आपके जो सर्जरी पढ़ाए होंगे वो आपको अच्छे से बताए होंगे। ठीक है। अब इसमें दुष्टि की अगर बात करोगे तो आचार्य वाग्भट के अनुसार था, जो व्याधि शत्रु के समान मार्ग अवरोध करके पीड़ा पहुंचाए उसे अर्श कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। गुद में अंकुर हो जाते हैं, वही जो टैग वगैरह डेवलप हो जाते हैं तो उनको गुदांकुर वगैरह यूज करते हैं। और जगह उस तरह की चीजें होती है तो उसके लिए अधिमांस वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये जो टैग एनल कैनाल में बन रही है, एनल ओपनिंग पर बन रही वो, और अगर मान लो कुछ लोग के बॉडी में कहीं और भी बनता है तो आपने स्किन के डिसीज में अधिमांस वगैरह के पेशेंट्स देखे होंगे। ठीक है। और शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी वलियां बता दी थी, वो भी मैंने आपको ऐसे बताया है कि यहाँ पर इस चीज़ का याद रखिएगा। संवरणी का मतलब है जो होल्ड करती है, तो संवरणी हमेशा बाहर की, क्योंकि बाहर पॉटी निकलने वाला है तब रोका जाता है। कई बार होता है ना, आप बाहर हो नहीं इवैक्यूएट कर सकते हो, तो इसलिए संवरणी बाहर है। या इसकी सिंपल रामचरितमानस की चौपाई है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हालांकि चौपाई को तब बोला जाता है जब आप जैसे मान लो कॉलेज का फर्स्ट डे जा रहे हो, तो हम लोग स्कूल जिस दिन फर्स्ट डे जाते थे तो इस चौपाई को बोल करके जाते थे। और ये सुंदरकांड की है, मोस्ट वाली शुरुआत की ही चौपाई है, दूसरे या तीसरे दोहे में ही है और उसकी पहली लाइनिंग है। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। प्रविश में स बाहर है तो आउटर वाला हमेशा बाहर है, मतलब स वाला पार्ट जो है, और वी तो बीच में हमेशा ही पड़ेगा, और प्र वाला जो है ये आपका इधर से है, क्या बोलते हैं, वो आउटर हुआ तो ये इनर हुआ। और जब ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे में संवर्णी को ऊपर बोलते हैं। ठीक है। वो होगा जब वैसे पेशेंट को लिटा दिया जाता है तो वहां से पड़ता होगा। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग के टाइम इस तरह के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए थे, लेकिन वो काफी साल पहले की बात है। हो सकता है अभी भी इस तरीके से आया। कई बार होता है ना आजकल बहुत सारे ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये सही है, ये मतलब ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये बी बोथ। जैसे एम्स वगैरह में हमारे टाइम में क्वेश्चन आते थे, पुणे एफएमसीपी सीपीएमटी वगैरह में। अब आप लोग के टाइम का मुझे नहीं पता, वैसे ही आजकल पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ऐसे देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछते हैं। ये बोलेंगे ये असर्शन है, ये रीजन है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ करेक्ट है या बोथ रॉन्ग है। इस तरह वाले असर्शन रीजन टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है समझने की, तो उस तरीके से एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसलिए वहां पर कंसेप्ट जितना बढ़िया क्लियर रहेगा आप उतना अच्छे से कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर दुष्टि की बात करो तो इसमें रक्त व स्रोतस की भी दुष्टि थी। सिंपल सी बात है, रक्त निकल ही रहा है तो रक्त व स्रोतस की दुष्टि होगी। यकृत की दुष्टि क्यों होगी भाई? हर जगह जहां पर भी अग्निमांद होता है वहां पर मानकर चला करो यकृत की दुष्टि है। और साथ में इसमें प्लीहा की भी दुष्टि होती है, क्योंकि आपका जो था क्या बोलते ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन ही तो था, तो इसलिए यकृत और प्लीहा दोनों की दुष्टि है। रक्तवाह की है, हालांकि यहाँ पर मांसवाह की भी है, मेदोवाह की भी है। तो अभी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आप अलग तरीके से भी कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसमें और जो चीजें हैं वो एक तो अर्श की, पहले मेजॉरिटी लोगों ने इसको कृच्छ साध्य बोला है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि अगर साल भर के अंदर का होता है तो ही साध्य रहता है, वरना साल भर के बाद तो वैसे ही असाध्य हो जाता है। अर्श की निरुक्ति जो है अर्शस शब्द से हुई है, री प्लस असुन अतर व्याधो शुट च प्रत्यय से लेकर के हुआ है। तो अर्श मतलब बवासीर है। और माधव निदान की जो एक व्याख्या है, परिभाषा है बड़ी छटंकी सी, तो वो याद रखने का, अरिवत प्राण श्रृणात हिनस्त इति अर्श, मतलब जो शत्रु के समान आपको पीड़ा देता है उसको अर्श कहते हैं। और अतिसार ग्रहणी अर्श से तीनों दूसरे के निदान होते हैं, ये मैंने आपको बताया। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो वहां पर श्लोक रट लोगे तो ज्यादा बेटर है। ये भी हमारे टाइम में कोई पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था, इसलिए मुझे पता है। अग्निमांद तीनों का हेतु है, बट कई बार वो लोग सीक्वेंस पूछ लेते हैं, या कई बार पूछ लेते हैं और अतिसार ग्रहणी में कोई और डिसीज घुसा करके बीच में पूछ लेंगे ये है कि नहीं है। हेतु वगैरह में यही है, जो लोग अति मद्यपान करते हैं, कठिन और विषम आसन होगा, जैसे ऊँट उठ की सवारी वारी होती है, उबड़ खाबड़ सवारियां होती हैं। अति विवाह करना, जो यहाँ पर तो रामहर सिंह सर की बुक में अति विवाह लिखा है, लेकिन मुझे जितना याद है कि चरक में शायद ये भी लिखा है, जो विवाह नहीं भी करते हैं उनको भी होता है, मतलब कि बिल्कुल नहीं करना या अति करना, दोनों ही केस में ये वजह होती है। और गुद भ्रंश वगैरह होता है। या पुराने टाइम में जब पानी की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी और जब शौचालय ही नहीं होते थे, लोग घर से बाहर जाते थे फ्रेश होने के लिए, मलत्याग के लिए, तो वहां पर लोग क्या करते थे, मिट्टी या ढेला कुछ पड़ा होता था मिट्टी का ही, उससे साफ करते थे गुद मार्ग को। तो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि भाई
वो ख़राब सी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात है, और रफ सा है। और जो एनल ओपनिंग है या हमारे ये सब कोई भी आर्गन है वो बहुत डेलिकेट है, तो उनको बहुत हैंडल विथ केयर होता है। मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रही हूँ कि नॉर्मली अभी आज भी मैं मात्रा बस्ती देकर उठी हूँ पेशेंट को, तो पेशेंट के ही शब्द थे। या मैं आपको बताऊँ कि जब कभी मात्रा बस्ती देते हो तो उस वक्त तो पेशेंट को पहले मान लो लिटा लिया आपने लेफ्ट लेटरल में, और लेफ्ट लेटरल में लिटाने के बाद में ऑयल लगा लिया, जैसे ग्लव्स तो डाल ही लोगे हाथ में, ग्लव्स डाल करके ही टच करना चाहिए कभी किसी पेशेंट को, चाहे कोई भी प्रोसीजर करो। कुछ लोग तो सिरोभ्यंग वगैरह भी ग्लव्स लगा करके ही करते हैं, कुछ वीडियोज में मैंने देखा हुआ है। तो आपको क्या है कि फिंगर में ऑयल लगा लिया है और पेशेंट को बोलो कि लंबी लंबी सांस ले, और जब वो लंबी लंबी सांस लग रहा है तो फिर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको बड़े आराम से उसके एनल ओपनिंग में डालना है। कभी भी नहीं, चाहे पेशेंट अधिक उम्र का भी होता है ना, तो भी बड़े आराम से उसको बोलना है कि सांस को अपने लंबी लंबी खींचे, और एक तरीके से उसका ध्यान कहीं और बटा रहेगा, और तब फिंगर डाल करके देख लोगे। उसके बाद डालोगे कैथेटर, भले आपका मुश्किल से 8-9 नंबर का रहता ही है, या 10-12 नंबर का भी यूज कर सकते हो आप। हालांकि बड़ा वाला तो 5-6 नंबर का रहता है, उतना ही यूज़ हो कर पाते हैं मतलब। तो उसको भी बड़े प्यार से उसमें ऑयल एप्लीकेशन करके, तो हमारा तो तरीका ये है कि मैंने सिरिंज में लोड करके कैथेटर में से ऑयल अच्छा खासा निकाल देती हूँ, तो कैथेटर में लग ही जाता है। बट आप शुरुआत में करो तो देख लो, कैथेटर भी बहुत रबर कैथेटर यूज़ करना है, मोटा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें स्टरलाइज होना चाहिए, या तो फिर प्रॉपर जो ऐसे वाले आते हैं सेल्फ स्टरलाइज वाले जो अच्छे से पैकिंग होती है, वो वाले यूज़ कर सकते हो। तब वैसे मात्रा बस्ती दो। तो मात्रा बस्ती देना भी एक प्रोसीजर है, उसको भी बड़े प्यार से बहुत ही इत्मीनान से करना चाहिए। ये नहीं कि बात इधर कर रहे हो उधर हाथ चला रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करना। और मेरे पेशेंट ने अगर कभी अलाउ किया तो मैं मात्रा बस्ती का वीडियो बना करके मैं उनको इस हिसाब से फिर तैयार रखूँगी, उनका मुँह इधर नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तब मैं आप लोग को बना करके मात्रा बस्ती का भी वीडियो एक दिन शेयर कर दूँगी, ठीक है। फिर बात आती है आपके, मतलब ये सारी चीज़ें थी। और तीसरी प्रसंग मैंने आपको बताई दिया, अति विवाह उन्होंने पहले लिख दिया। वेग विधारण, तो जब जहाँ पर आपने पढ़ा था कि सारे दोषों का कारण वेग विधारण है, तो अभी तक आपने देखा जितनी बीमारियां थी सब में था वेग धारण का। और विषम प्रसूति, कई बार क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के वक्त में भी काफ़ी चीज़ें तकलीफ हो जाती हैं, या नॉर्मल डिलीवरी के वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रवाहन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी अर्श डेवलप होता है। और पुराने टाइम में तो ये काफ़ी कुछ होता था, आजकल ये चीज़ कम हो रही, क्योंकि आजकल लोग सिजेरियन करा ले रहे हैं, तो आजकल दूसरे तरह के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। अब अर्श के अगर टाइप करोगे तो अर्श की 2 तरह की टाइपिंग की गई, जो चरक जी ने कहा, एक सहज किया, एक उत्तरकाल सहज, मतलब बाई बर्थ जो होता है। तो बाई बर्थ जो होता है माता की दृष्टि से होता है, मतलब मदर बीज की जो दृष्टि होती है उसकी वजह से होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने देखा, पूर्व जन्म के कर्म, तो पूर्व जन्म के कर्म की वजह से भी अर्श होता है, ठीक है। माता की दृष्टि का मैं एक एग्जांपल आप लोग को बताती हूँ, शायद मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था आप लोग को, कि हमारे यहाँ एक लोग थे, उनके मतलब बच्ची के नाना जी को था पाइल्स था, मदर को कॉन्स्टिपेशन था, और फिर बच्ची को भी पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी। तो आप यहाँ सोच सकते हो मैटरनल मैंने बताया, फादर का नहीं बताया है, मतलब जो लड़की है उसकी माँ, फिर माँ के पिताजी, ठीक है। तो पूरा लड़की के लिए क्या हुआ, मदर से आया। हो सकता है उनके यहाँ और पहले से भी जो भी चला हो। तो ये जो आपने पढ़े नहीं, ये 6 भाव पढ़े हैं कि मातृज पितृज सत्वज सात्वज रसज, ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ पर याद रखना कि गुदा वाला जो बनता है, या गुदा की जो ये प्रवाहिनी विसर्जनी समरणी गुदौलियाँ भी बनती हैं, ये सब सारी मातृज भाव से आता है। वैसे भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे दाढ़ी ओढ़ है, बाल वगैरह है, सब स्मश्रु वगैरह सारी चीज़ें तो पिता से आती है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी पढ़ी होगी। अब फिर जो वात वाला अर्श होगा तो पक्का सी बात है, कटु तिक्त कषाय वाली चीज़ें खूब खाई होगी, रुच्छ शीत बीर, अति अल्प भोजन या समय में भोजन किया होगा। प्रमितासन मतलब होता है बहुत नपा तुला खाना, तीक्ष्ण मद्यपान होता है। अति मैथुन करना, क्योंकि अति मैथुन से वात का प्रकोप होता है। अगर उपवास आप करते हो, बहुत ज़्यादा लंघन होता है, तो उससे भी वात का प्रकोप होता है। अधिक व्यायाम करते हो तो उससे भी लंघन होता है, मतलब वात का प्रकोप होता है, आपको पता है। दुस्साहस करते हो, मतलब साहस से अधिक काम करोगे तो साहस ज़्यादा है, शोक है, वायु है। और अति आतप सेवन, अति आतप सेवन हालांकि पित्त वाले में डालना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है वायु वाले में कि वातजर्स के सब हेतु हैं। अति आतप सेवन, जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मियों में रहते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आती है।
उसी तरह पित्तार्स जो होगा उसका कटु अम्ल लवण इस तरीके से उष्ण द्रव्य होंगे। यहाँ पर भी व्यायाम है, अति व्यायाम नहीं है। अति व्यायाम जो है वो वातज में होगा, क्योंकि अति व्यायाम करने से वात का प्रकोप होता है। तो यहाँ व्यायाम है, अग्नि आतप का सेवन इसमें भी है। और अशिशिर देश मतलब बहुत गर्म देश में अगर आप रहते हो, और क्रोध द्वेष मध्य वगैरह है, वो जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है क्रोधात पित्तम। और द्वेष करते हैं जो लोग, जलन करते हैं, तो जलन करने में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही परेशानी होती है। जिससे जलन करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है माफ करने की। और जो लोग माफ कर पाते हैं वाकई दिल से सुकून से वही रह पाते हैं। जो लोग माफ नहीं कर पाते ना, वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। वो माफ करना कहना आसान होता है, रियलिटी है, बट एक बार जब माइंड सेट हो जाता है कि हाँ हम दूसरों को माफ करेंगे, माफ करने का मतलब बेवकूफ नहीं बनना होता है, ठीक है, लेकिन हाँ उसकी उस गलती को इसलिए माफ कर देना कि उससे माफ करके हम सुकून में रहेंगे, जैसे शिवानी जी बोलते हैं, ठीक है। और विदाई उष्ण उत्तीक्षण अन्नपान जो खाते हो आपके पित्तार्स केतु होते हैं। उसी तरह कफज वाले में पक्का सी बात है, मधुर अम्ल लवण इस तरह की चीजें खाएंगे, शीतल खाएंगे जो कफ की प्रॉपर्टी है, अम्लयुक्त होगा, गुरु भोजन होगा, आलस्य में होगा, और दिवासन जो मैंने आपको बताया कि हर जगह हेतु में है कि अग्निमांद बनता है। और सुख कर सही है, जो लोग मतलब दिन भर लेटे रहते हैं आलसी तरह, उनको भी तकलीफ होती है, ये भी जान लो। जो बहुत कम लेटेगा और जो दिन भर लेटा रहेगा। और सुकुमार कुछ लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही नाजुक होते हैं। और एक इसमें और हेतु में देखा, पूर्वी वायु का सेवन, अति सेवन जो करते हैं उनको भी होता है। और सर्वदा चिंता रहित होना जो बिल्कुल ही इनको किसी चीज़ की वो नहीं होती, तो खा खा कर को बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा द्वंद्वज में द्वंद्वज हेतु होंगे, और त्रिदोषज में तीनों तरह के मतलब दोषों के दूषित वाले हेतु होंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। तो हेतुओं में वातज पित्तज कफज केवल है और मिक्सिंग में है। और सहज अर्थ मैंने आपको बता दिया, जो बाई बर्थ होता है और ये बीज दुष्टि की वजह से होता है, पुरजन की वजह से होता है, उसमें माता का, और जो बीज दुष्टि वाले में कारण होता है माता का अनुचित आहार विहार। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब कभी कोई बच्चा आपके पास इस तरह का आता है, तो पॉसिबल अगर है तो मदर से पूछो भाई प्रेगनेंसी में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि कोई भी लेडी जो होती है फीमेल, वो ना मानने तैयार नहीं होती कि मैंने प्रेगनेंसी में उल्टा पुल्टा खाया। और प्रेगनेंसी में अधिकतर होता है कि बहुत सारे लोगों को नॉर्मल खाना अच्छा नहीं लगता है, तो खूब चटर पटर खाते हैं। जैसे मेरे यहाँ एक रिलेशन में थी एक लोग, तो वो बोलती है कि वो जब पेट में थी, मतलब शी इज़ अबाउट टू माई एज, तो उनकी मदर ने उस टाइम टमाटर वमाटर बहुत खाए हुए थे। तो इसी तरह कुछ लोग को क्या होता है कि भाई जब पेट में बच्चा रहा तो उन्होंने गोलगप्पे चाट वगैरह बड़े खाए। कुछ लोग ये सब मोमोज वोमोज बहुत खाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें। मेरा कहने मतलब है, जैसे मेरे पास में एक अभी छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे के सर में बहुत पसीना होता है, बड़ी गर्मी रहती है। तो मुझे याद है कि प्रेगनेंसी पीरियड में, और एक तो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को हो जाता है कि भाई बच्चे को की वजह से मुझे क्रेविंग हो रही, सो मुझे खाना है, तो उस वजह से वो लोग बहुत उल्टा पुल्टा खाते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अब आप अभी अपने टेस्ट के लिए खा रहे हो, या आप सोच रहे हो कि आपकी बात मानी जाएगी, मैं क्यों आपको ऐसा बता रही हूँ कि आपको अपने पेशेंट को ये बात गायनी में बताना है कि आप सोच रहे हो कि मैं अभी जो खा रही हूँ तो मेरी क्रेविंग सिर्फ है, मतलब मेरी टेस्ट बड को आराम मिल रहा है। बट हो सकता है कि जो आप ये उल्टा पुल्टा खा रहे हो उसकी वजह से कल जो आपका बच्चा पैदा होगा उसको बेवजह स्किन इश्यूज होंगे, बेवजह पित्तज विकार होंगे, मतलब उस बच्चे की कोई गलती नहीं रहेगी, क्योंकि बीज जो आना था तो आ गया। तो बीज के अलावा जो 9 महीने माता ने आहार विहार किया, या जो थॉट प्रोसेस रहा, तो यहाँ पर एक चीज़ अपने पेशेंट्स को आप लोग जरूर आगे समझाना कि जो अभिमन्यु वाला कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल कंसेप्ट है। इसीलिए आप चाहते हो कि आपके अंदर, बच्चे के अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ आए, तो एक तो सारे मतलब अच्छी क्वालिटीज़ पर फोकस करना, मतलब पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें, और उसके अलावा लोगों से प्यार करने को। हालांकि अब तो सिचुएशन बहुत बदल गया है। पुराने टाइम में होता था कि लेडी प्रेग्नेंट रहती थी, बट उसके ससुराल वाले या सराउंडिंग वाले उतना कॉपरेट नहीं करते थे। अभी लोग बहुत कॉपरेट करते हैं, तो अब लड़कियां ही कुछ उल्टा पुल्टा करने लगती हैं, बेबात के पंगे लेती रहती हैं। तो बेबात के अगर आप अंदर तकलीफ ले रहे हो, मतलब आपके दिमाग में बहुत एनालिसिस चल रही है, बहुत आप लोगों की बातों सोच सोच कर परेशान हो, तो वो आपके बेबी के नेचर में आएगा। तो आप जैसा बेबी चाहते हो उस तरीके का अपने अंदर का, मतलब अंदर की जो थॉट प्रोसेस रखिए, उसी को गर्भ संस्कार में है, और इन चीज़ों पर अब फोकस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है।
पर ये फॉलो तभी हो सकता है जब इंसान वाकई अंदर से चाहता हो और उसके लिए प्रयास पहले से करता हो। ऐसा नहीं प्रेगनेंसी के 4-5 महीने बीत गया तब वो आपके आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए गर्भ संस्कार वगैरह के लिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से साल भर पहले ही कपल आपके पास आए, या एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ पहले तो आना चाहिए, जिसके घर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जिसके घर में कुछ हेल्थ वाइज डिफरेंसेस हैं, मतलब चाहे किसी को डायबिटीज़ या कुछ भी इस तरह हेरिडिटरी डिसीज वगैरह है, वहाँ पर तो मुझे लगता है शादी करने के बाद तुरंत पहले आना चाहिए कि उनकी बीज संस्कार वगैरह होने के बाद ही गर्भ पुंसवन संस्कार हो और फिर उसके बाद वो कंसीव करें। और उस 9 महीने भी जो उनका आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या सब पालन कराना, खासकर उनके थॉट प्रोसेस पर वो काम कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंसान के अंदर अंदर क्या पनप रहा तो वो सिर्फ खुद जानता है। फिर क्या होता है उसी तरह की उसकी प्रोजेनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गायनी जब आप हैंडल करने बैठोगे तो आपके पास पेशेंट आएंगे। ये एलोपैथिक तरह नहीं चलेगा, ये तकलीफ है, ये दवा लिखा छोड़ दिया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेद के वैद्य को हमेशा काउंसलिंग करना भी आना चाहिए। आप अपनी काउंसलिंग के चार्जेस लीजिए, कभी ये मत सोचिए कि नहीं मेरा तो इतना टाइम चला जाएगा। अपने टाइम की कीमत लो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मैं खुद अपने पेशेंट्स को टाइम लेती हूँ, तो मेरा पेशेंट कभी मुझे बोल नहीं सकता कि मैम आप ज़्यादा फीस लेते हो। भाई मैं इतना टाइम आपको दे रही हूँ, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ही ज़रूरत है, उसके बाद तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, संप्राप्ति में आप क्या देखोगे, मंदाग्नि है। आपको मैंने बताया कि सारी डिसीज जीआईटी वाली चल रही है, सब में एक ही हेतु मिलता है, मंदाग्नि जरूर होगी किसी भी वजह से। फिर वातादि त्रिदोषों का प्रकोप होगा, उससे प्रधान धमनी द्वारा गुदा में स्थान संश्रय हो जाएगा। मतलब वहां समझो जो धमनी है उसमें वात संश्रय हुआ, वात संश्रय के स्थान संश्रय, फिर रक्त प्रकोप होगा और रक्त प्रकोप होकर के सिंपल सी बात है कि ये आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि उल्टा पुल्टा खाया पिया था, या मंदाग्नि थी, मंदाग्नि में और वातों का दोष हुआ, तो जा करके चीजें कलेक्ट हुई, क्योंकि मंदाग्नि में वैसे ही संचय होता है, उसमें और सारे दोष में मिल करके एक जगह कलेक्ट हो गए। तो कलेक्ट होकर के यहाँ पर भाई ब्लड ही निकलता है ना, तो धमनियों में कलेक्ट होगा, तो धमनियों में क्या हो गया, स्थान संश्रय हो गया और साथ में रक्त का प्रकोप हो गया। रक्त का प्रकोप होगा तो क्या होगा, कोई चीज निकल जाएगी बाहर, तो मांस प्ररोत्पत्ति, और मांस प्ररोत्पत्ति से मांसवत कठिन अंकुर डेवलप हो जाएंगे। पहले वो सॉफ्ट रहेगा, फिर वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हो जाने के बाद उसी को अर्श बोल देते हो, अर्शस या अर्शभेद। तो संप्राप्ति घटक में इसमें क्या है, त्रिदोष है, और त्रिदोष में भी चूंकि नीचे का बिल्कुल एरिया है अपान वायु वाला, तो वात प्रधान है। जैसे मैंने कहा था ना, ग्रहणी में याद रखना, ग्रहणी में क्या था, त्रिदोषस था। दुष्य में इसमें मांस भी है, रक्त भी है, त्वक भी है, मेद भी है। रक्त इसलिए कि रक्त निकलता ही है, मांस एक्चुअली गुद वाला एरिया जो मांस वाला मेन एरिया ही है, और मेद वाला क्योंकि भाई वहाँ का फैट है ना, आप नॉर्मल में पढ़ते हैं डिपोज फैट, फैटी टिश्यू, तो वो चीज़ है, और साथ में त्वचा तो है ही इन्वॉल्व। तो इतने सारे 4 दोष हैं, ये दिमाग में याद रखना। कुष्ठ में तो आपके 9 हैं, लेकिन यहाँ याद रखना 4 हैं। तो मांस दिख रहा है, रक्त नहीं दिखता, रक्त बहता है तो रक्त वहां से लिख दिया, त्वचा है ही, और मेद साथ में, और स्रोतस में मांसव, रक्तवह, पुरीशव स्रोतस है। इतने सारे 3 स्रोतस हैं। इसीलिए जब चिकित्सा करने लगोगे तो मांस पाचक भी देना पड़ता है, रक्त पाचक भी देना पड़ता है, चूंकि त्वक है तो रस पाचक भी दिया देना पड़ता है, मेदोपाचक वगैरह भी देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें अगर जब मैं जोर आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, तो इसको ट्रीटमेंट में कैसे कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर है। ये इधर महाराष्ट्र वगैरह के लोग यूज़ करते थे, अब हम लोग भी यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी यूज़ करने है। तो हमारे चरक का ही काढ़ा, बस उसके लिए वो टर्मिनोलॉजी है और कुछ बड़ी सी बात नहीं है। जैसे अभी मैंने जब एमडी करने गई तो मैम ने बोला बीज चतुष्ट है, तो मुझे तो दिमाग में नहीं था बीज चतुष्ट है, मैंने कहाँ पढ़ा है। फिर बाद में पता चला कि सुश्रुत में फर्स्ट चैप्टर वेदोत्पत्ति में ही सूत्र स्थान में बीज अलग श्लोक में है, और चतुष्टय वर्ड उन्होंने दूसरी जगह यूज किया है। और रियल उसका मतलब यह है कि बीज चतुष्टय का मतलब है सुश्रुत संहिता का पूरा सार। ठीक है, कि पुरुष व्याधि देश काल औषध सब उसमें कंसीडर कर दिया, तो एक तरीके से पूरा संहिता का सार शुरुआत में बताया है। तो लोगों ने उसको बीज चतुष्ट एक साथ बना दिया है, जबकि एक श्लोक में अलग जगह शब्द आया, दूसरे श्लोक में अलग जगह शब्द आया, इवन एक कोऑर्डिनेशन में तुरंत श्लोक हो। ठीक, पूर्व रूप क्या होगा, नॉर्मली देखोगे ऐसे पेशेंट्स को तो ब्लॉटिंग वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, विस्तृता जीर्ण रहता है, आटोप होता है, मतलब पेट फूला रहेगा, विबंध होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको पता ही है कि पाइल्स का एकदम रूट कॉज होता है, पेशेंट को रहता है, और कार्य और दौर्बल्य रहता है, मतलब वीकनेस जरूर लगेगी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट का एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होता है, और उद्गार बाहर मतलब बेल्चिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डकार अगर आ रही है तो समझ लो कि वो अर्श होने के चांसेस होते हैं। ग्रहणी रोगों की शंका हो सकती है, परिदाह हो सकता है, मतलब एनल रीजन के आसपास दाह होता है, पांडु तो होगा ही होगा क्योंकि उसमें ब्लड निकलता है या उस तरह के हालात अंदर है, मंदाग्नि है
तो मंदाकिनी की वजह से पांडु हो सकता है। नहीं पांडु अगर आप पूर्ण रूप में नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। आंत्रकूजन होगा ही होगा, ठीक है। आंत्रकूजन अभी आपने देखा तो उधर भी था ना, वातज ग्रहणी में। शक्ति सदन होगा, पिपासा होगा, और का श्वास और भ्रम तंद्रा निद्रा होगा। शक्ति सदन का मतलब होता है जो काफ मसल्स होती हैं उसमें पेन होता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो भी आपके कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आते हैं उनको शक्ति सदन होता ही होता है। तो नॉर्मली शक्ति सदन के बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, तो उनको ट्रीट करना होता तो उनको मांसपाचक मिदोपाचक इसी वजह से दिया जाता है, ठीक है। 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो उस टाइम जल्दी सबको ज्वाइन करना, इस बात का ख्याल रखना आप लोग। तो सामान्य रूप में आपको पता ही पेन होता है, गुद प्रदेश में ही पेन होता है बहुत ज़्यादा, और कई बार बर्निंग सेंसेशन भी होती है, और कई बार रक्त की प्रवृत्ति भी होती है। तो एक तो पेन होता है, एक वहाँ पर बर्निंग होती है, क्योंकि खूब मिर्ची मसाला खा लोगे तो बर्निंग भी होगी और ब्लीडिंग भी होता है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और होता है, और कभी काल को डायरिया भी हो जाता है, और उदर में आटोप तथा आधमान मतलब फ्लैटुलेंस रहता है, गैस उस खूब बनती है, डकार उकार आती है, तो ये उसके रूप में भी आता है। और इसमें 3 तरह का लक्षण हुआ, पाइल मास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टूल एंड बाउल हैबिट्स और अदर सिस्टमेटिक फीचर। तो मतलब आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आपको क्या क्या तकलीफ है। हालांकि पेशेंट बस इतना बताता है कि जी मैं पॉटी गया था और उसके रास्ते ब्लड आया, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को जो क्रॉनिक हो जाते हैं उनको सिर्फ ब्लड आता रहता है, और जो एक्यूट वाले पेशेंट्स होते हैं उनको पेन होता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनमें ऑन ऑफ पेन और ब्लीडिंग दोनों चलती रहती है। तो डिपेंड ऑन द वेरिएशंस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और भेद में मैंने आपको बता दिया कि एक तो सहज उत्तर कालेज वाला है, और चरक जी ने उत्तर कालेज को ही अलग से डिफ्रेंशिएट किया, वातज पित्तज कफज निपातज द्वंद्वज और रक्तज। तो सबके मैंने आपको भेद बता ही दिया था। और सुश्रुत जी और माधवकर जी ने भी उसी तरीके से 6 भेद किया है। और जो आजकल मॉडर्न चिकित्सा की जाती है, चरक का है यह सिस्टम है, तो उसमें चरक ने बाद में क्या किया, फर्दर 2 डिवीजन किया है, ड्रायर्स और वेटर्स, मतलब शुष्कार्स और रक्तार्स। शुष्कार्स में पक्का सी बात है वात और कफ की मतलब अधिकता होती है, और रक्तार्स की बात ही है, रक्त और पित्त बचा तो रक्त और पित्त की रक्तार्स में होगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना कि वातार्स में वात जैसे लक्षण होंगे, शुष्क होगा, म्लान होगा, कठिन होगा, परुष होगा, रुक्ष है, शुष्क है, खर है। तो जो जो लक्षण याद है उस हिसाब से लिख लेना। कटा फटा सा होगा, शूल होगा, उसमें पक्का सी बात है। और इन्होंने एक चीज और कही है, उसमें क्या होता है, उरु संधि में जकड़न की प्रतीति होती है, ये इन्होंने वात में कहा है। और स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के सेवन से आराम मिलता है, उपसय वाली चिकित्सा का हिसाब किताब यहाँ इन्होंने किया है। फिर पित्तार्स में क्या होगा, पतला दुर्गंधयुक्त रक्तस्राव उसमें निकलेगा, लाल पीला काला, इस तरीके से उनके जो अंकुर हैं उनके कलर वगैरह होंगे, और एक कृत के समान कलर हो सकता है, स्पर्श में उष्ण हो सकता है, ठीक है, जैसे मटर का दाना उना होता है उस तरह का उसका शेप हो सकता है। और कफार्स में क्या होता है कि कफ वाले जो अर्श होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, इस बात को याद रखने का। वो श्वेत वर्ण होता है, कफ का लक्षण होता है ईचिंग, तो उसमें कंडू जरूर रहता है, और मुनक्के के या बांस के अंकुर के समान होते हैं, तो द्राक्षा के साइड या बांस अंकुर जैसे वटांकुर जैसा भी रहता है। तो ये सब याद रखना है। त्रिदोषज वाले मिमिक्स है, ये कहीं अलग से उसमें कुछ खास नहीं दे रखा है। और जो सहर जैसा होता है, जो बच्चा रहेगा छोटा सा तभी उसको निकले रहेंगे, तो वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, गोल रहेगा, और बच्चा जो होगा बचपन से दुर्बल रहेगा, क्षीण रहेगा, विरुद्ध और अधोआयु की अति प्रवृत्ति रहेगी। मतलब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, उसको बहुत बार फ्लैटुलेंस मतलब बार बार गैस पास हो रही है, तो वहाँ पर जरूर उसको अग्निमांद की चिकित्सा करनी चाहिए। एक बात समझ लो, अगर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस पास कर रहे हैं तो समझ सकते हो कि वहाँ पर उनको अर्श की तकलीफ होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में दे रखा। मॉडर्न वाले इस चीज़ को नहीं है, वो तो सोचेंगे कुछ खाया पिया, या बहुत सारे लोग सोच लेंगे भाई कुछ ऐसी चीज़ माँ ने खाया होगा जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हमें तुरंत माँ के आहार पर तो ध्यान देना ही देना है, और वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वहाँ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आयुर्वेद में चीज़ें हैं कि कल को आगे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं हम उसको समझ सकते हैं पहले ही, क्योंकि हमारे बुक में दे रखा है कि इसको अधोआयु की अति प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ से याद रखेंगे। और बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको कभी भी बंद होगा ग्रहणी टाइप का, कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होगी, कभी आम मल रहेगा, कभी शुष्क मल रहेगा। बट उदावर्त जो है मतलब बेल्चिंग वगैरह है, उधर में गुड़गुड़ाहट है, गुदपाक है, प्रमेय है, हृदय प्रदेश का श्लेष्मा स्लिप्त रहना, दुर्बल, मंदाग्नि वाला, उद्गार बहुल, अल्पवीर वमन, तो सारी चीजें होती हैं। ताकत नहीं रहेगी, रुचि रहेगा, ये सब सारी चीजें होंगी। रक्तार्श में क्या होगा, बट प्रवोह की तरह दे रखा, वहां क्या था बटांकुर, यहाँ है बट प्रवोह,
और मूंगा या गुंजा फल के समान, वही रेड कलर हो गया, अतिरिक्त स्राव होगा। अब जब ज़्यादा ब्लड वगैरह निकलेगा तो पक्का सी बात है इंसान के अंदर ताकत नहीं रहेगी, तो निरुत्साही और कलुषित इंद्रियों वाला, मतलब उसकी इंद्रियां भी बहुत अच्छी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि भाई ये ताकत तो रही नहीं, ये सारा ब्लड निकल जा रहा है। और इसके मस्तिष्क प्रदेश में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो रक्तार्स के मरीज को हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आपके पास इस तरह के पेशेंट आएंगे, और रक्ताल्पता तो होगी ही जो रक्तार्स का मरीज होगा, और इसके कटी गुदा और उरु में भी दर्द रहेगा, क्योंकि ब्लड जहाँ से निकलेगा तो उस दर्द में दर्द रहेगा ही रहेगा। वातज अर्श में आप देखा था शक्ति सदन था, लेकिन यहाँ पर सारी जगह है, कटी गुदा उरु, मतलब पूरा थाई भी दर्द करेगा। ठीक है, उसमें काफ मसल्स में था, इसमें आपके थाई रीजन में पेन है। साध्यता असाध्यता में है कि अगर बाहर वाली बली वाला होता है तो साध्य होता है, नवीन होता है तो साध्य होता है, और कष्ट साध्य जो होता है वो द्वितीय वाले में होगा और 1 वर्ष से अधिक पुराना होगा, और साध्य होगा जिसमें तीनों दोष होंगे, या अंदर वाली जो वली थी प्रवाहिनी उसमें चला गया, जो प्रविश वर्ड याद था, है ना। तो उस तरीके से याद रखना कि सब बाहर है तो एक्चुअल में ये आउटर वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है भाई, सापेक्ष निदान में आप लोग से कभी कभी पूछ लिया जाता है रक्तार्स का, रक्तातिसार का, अधोग रक्तपित्त में। तो ये समझ लो कि रक्तार्स में अकेले मांसांकुर होते हैं, रक्तातिसार में तो होगा नहीं, रक्तातिसार में तो लूज मोशन के साथ ब्लड आएगा, और अधोग रक्तपित्त में भी ब्लड आएगा। लेकिन अधोग रक्तपित्त में एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसे ही ब्लड निकलेगा, ऐसा नहीं होता कि पॉटी के साथ निकलेगा, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो मांसांकुर जो है वो मतलब अंकुर जो बने हुए हैं वो रक्तातिसार अधोग रक्तपित्त में नहीं होते हैं, और रक्त प्रवृत्ति का मैंने आपको बता दिया। और रक्तार्स वाले पेशेंट को मल बंधा हुआ और कड़ा आएगा, और अतिसार का तो पता ही है, ढेर सारा बार बार जाएगा तो अतिसरण होगा। अधोग रक्तपित्त में विशेष मतलब कुछ आप बता नहीं सकते, डिपेंड ऑन द सिचुएशन होता है। और रक्त की मात्रा रक्तार्स में बहुत ज़्यादा होती है, रक्तातिसार में उससे कम होती है, अधोग रक्तपित्त में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ ब्लड निकलेगा, पॉटी वोटी का तो कोई लोड ही नहीं है। अच्छा, मल प्रवृत्ति में रक्तार्स में पीड़ा होती है, और रक्तातिसार और अधोग रक्तपित्त में कोई पेन नहीं होगा। और रक्त प्रवृत्ति गुदा मार्ग से होती है रक्तार्स में, रक्तातिसार में भी होती है, बट अधोग रक्तपित्त का मतलब है कि कहीं से भी निकल सकता है, नीचे से, है ना, मतलब और जगह, यहाँ से तो निकल ही रहा, और भी जगह से निकल सकता है। और आपके रक्तार्स के केस में और रक्तातिसार में शुद्ध रक्त निकलता है, बट अधोग रक्तपित्त का रक्त क्या होता है, रक्तपित्त है, दूषित रक्त है। ठीक है, और रक्तार्स के केस में अजीर्ण अग्निमांद होगा, रक्तातिसार में बहुत ज़्यादा अग्निमांद होगा, तो वहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा कम है। और अधोग रक्तपित्त के केस में अग्निमांद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मेनली पित्त ने रक्त को दूषित किया है, तब जा करके हुआ है। अब चिकित्सा कर्म में देखोगे तो हर जगह, जैसे अतिसार ग्रहणी में सब जगह आपने अग्निदीपन चिकित्सा करी थी, तो यहाँ पर भी आप अग्निदीपन चिकित्सा करेंगे। बट चरक जी ने 4 तरह की चिकित्सा बताई हुई है कि भेषज प्रयोग करके मतलब औषधि देंगे, क्षार कर्म, शस्त्र कर्म और अग्नि कर्म कर देंगे। या हमारे आयुर्वेद के एक ब्यूटी अर्श में बहुत ज़्यादा है जो क्षार सूत्र को बांधते हैं, है ना। तो आप लोग में से कितने लोग क्षार सूत्र देखे हो, या करते उरते हो, या शुरू करे हो, टीचर्स को असिस्ट वगैरह करते हो आप लोग? एनीबडी? 3rd ईयर तक, 4th ईयर तक तो ये सब चीजें सीख लेते हैं ना, एटलीस्ट बॉयज को तो आता ही है। नो वन? सब सो रहे हैं क्या? हाँ जी, नॉट अ सिंगल रिप्लाई। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो पा रहे होगी, क्या प्रॉब्लम है? आप उसमें चैट करके मतलब टेक्स्ट करके भी बता सकते हो अगर आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो। मीटिंग स्टेटस, चलो मैं भी बाद में देखूंगी। तो ये चीजें हैं सारी। अब हम बात करेंगे इसके चिकित्सा सिद्धांत में। तो चरक जी ने शुरुआत में बोला है कि भेषज प्रयोग को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है। बहुत सारे लोग इसमें अर्श में मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर उसके अलावा शस्त्र कर्म में आपका क्षार पातन और दाह वगैरह कर्म किया जाता है, जो आजकल क्वार्टराइजेशन वर्क किया है। ओके, बट इस टाइम तक सीख लेना चाहिए, या बाद में तो ज़रूर सीख लेना, क्योंकि जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो परेशानी फंसती है। और मॉडर्न या आज के डेट में भी हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हमेशा ऐसे करते हैं कि ड्राई अर्स है कि शुष्क अर्स है, क्योंकि शुष्क अर्स वाला वात और कफ वाला होगा, और जो स्रावी अर्स होता है रक्त और पित्तोल्बण होता है। तो रक्त और पित्तोल्बण का मतलब पक्का सी बात है, वहाँ पर रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करने मतलब पित्तनाशक भी करोगे, और ऐसे सारे कोई हेतु न हो जो रक्त को दूषित कर सके।
तो इन्होंने वातार्स में क्या कहा कि स्नेहन स्वेदन से लाभ मिलेगा, या स्नेहन स्वेदन बस कर दोगे तो उतने भर में वातार से कम चल जाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे जात्यादि घृति ही है तो जात्यादि तेल ही है मान लो, तो जात्यादि तेल को गरम गरम लेकर के वहां पर लेप कर दिया तो वातार से होगा और नया नया होगा, तो उतने से ही आराम आ जाएगा। डाइट के चेंजेस आपको पक्का कराने पड़ेंगे, ये बात आप समझ लो कि लंघन जो दीपन पाचन वाला हिसाब था वो तो कराओगे, बट लोकल में स्नेहन स्वेदन से आपके वात के अर्श में फर्क पड़ जाएगा। भाव प्रकाश जी ने कहा अन्न पानम औषधम सर्वम तत्सेव्यम नित्यम अर्श से। तो अन्न पान औषध जो है नित्य सेवन करना पड़ता है अर्श के मरीज को, भाई ध्यान तो देना ही पड़ता है। आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मैम यहाँ पढ़ रहे हैं ये बात नहीं समझ में आ रही है, या अगर याद नहीं हो रहा तो वहाँ से भी मुझे बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं कुछ सोच सकती हूँ। जैसे आप लोग तो आपस में कुछ कोटेशंस वगैरह बनाते होंगे, क्योंकि कोटेशंस भी ऐसे बनाने चाहिए जो बहुत लॉजिकल हों। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, हम जब फाइनल ईयर में थे तो बहुत सारी औषधियाँ रट लिया, मतलब सारी औषधियों के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, मतलब उनके कोड वर्ड भी रट लिया। एग्जाम के टाइम हमें सब याद है, उस कोड वर्ड कौन सा कोड वर्ड किसका था कुछ नहीं याद रहा। तो इसीलिए यह है कि जैसे मेडिसिन भी आप लोग को आती है तो वहाँ मेडिसिन में कोशिश करिए जिनके सिंपल सिंपल है वो तो पूरी श्लोक रट लीजिए। हालांकि कुछ लोग तो बड़े बड़े श्लोक भी रट डाले थे, बट और कुछ मेजर कंटेंट जरूर रटिए, या बार बार वो चीज़ को रिवाइज करिए, एक दूसरे से पूछिए पाछिए, तो उससे आपको रट जाता है। जैसे सीतोपलादि है तो सीतोपलादि में 5 चीज़ पढ़ी है, आपको पता है कि सीता पड़ी है, फिर आपकी एला पड़ी है, फिर पिपली पड़ी है, और दालचीनी पड़ी है, ठीक है, वंशलोचन पड़ा है। इस तरह की जो भी है मतलब कंटेंट है एग्जैक्ट, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। तो सीतापलादी में सीता मतलब मिश्री है, त से तुगाछिरी मतलब वंशलोचन है, प से पिपली है, अ से एला है, द से दालचीनी है। तो इस तरीके से है। फिर उसी तरीके से ताली शादी में क्या चेंज हुआ है, हिंगवाष्टक में क्या है, हिंगवाष्टक में मेन तो 1/8 पार्ट हिंग है, लेकिन और क्या क्या है। अभिपत्तिकर का मेन कंटेंट क्या है, तो अभिपत्तिकर का मेन कंटेंट मोस्ट वाली लौंग है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। या आपकी आरोग्यवर्धिनी का मेन कंटेंट क्या है, तो आरोग्यवर्धिनी में कुटकी है, उसके अलावा आरोग्यवर्धिनी में आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, गुगलू उगलू भी पड़े हुए हैं, तो वो सब आपको याद रहेंगे तो आराम रहेगा, या बार बार रिवाइज करेंगे। चलिए ज्वाइन हो गया, अभी एक लोग तपर भी कम है, कोई बात नहीं। तो चिकित्सा में अग्निमांद मेन हेतु है, तो मेन हेतु अग्निमांद होने की वजह से आप हमेशा क्या करोगे, दीपन चिकित्सा करेंगे, है ना। जहां पर भी अग्निमांद रहता है वहां पर हम दीपन चिकित्सा करते ही करते हैं। तो यहाँ पर एक वैश्वानर चूर्ण आता है, यूज करते हैं लोग, हालांकि मैंने वैश्वानर चूर्ण कम यूज किया है। वैश्वानर चूर्ण बहुत बढ़िया लगे, जेटू भी होता है। तो आप वैश्वानर चूर्ण को गर्म जल के साथ रात में दे दीजिए सोते समय। ज़्यादा पानी नहीं देना है, सिर्फ 1 घूंट यहाँ पर लिखा है तो आप थोड़ी सी, और मात्रा होती 6 ग्राम। तो नॉर्मली जब लग्जेटिव टाइप की या विरेचक टाइप की कोई औषधि देते हैं तो उससे 5 से 6 ग्राम की मात्रा रखते हैं। हिंगवाष्टक अगर हम लोग चलाते हैं तो डबल डोज में चलाई जाती है, जस्ट बिफोर मील मतलब अपान काल में देते हो तो वो 3 ग्राम में चलाई जाती हैं। पर ये 6 ग्राम का मतलब नहीं है कि इट इज़ एब्सोल्यूट। आप पेशेंट की प्रकृति को देखकर इसकी मात्रा कम या ज़्यादा किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, पर चूंकि यहाँ आपको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन में करने में आपको मात्रा रटी रहनी चाहिए, वो 6 ग्राम है। आमरी चूर्ण दे सकते हो, आमरी चूर्ण आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अभी मैं आप लोग पढ़ाते पढ़ाते देखा, बहुत बढ़िया है। इसमें भ्रष्ट हरितकी है, भ्रष्ट शुंठी है, मतलब हरितकी और शुंठी, और साथ में सतपुष्पा सौंफ डाला हुआ है और काला नमक डाला हुआ है, तो इसको भी दे सकते हो। और ये बहुत बढ़िया कॉम्बो है, जाकर आप अपने पास बनाकर रख सकते हो, ठीक है, दे सकते हो पेशेंट को। फिर अर्शोग्नि वटी मार्केट में आती है, कांकायन गुटिका जो है शारंगधर संहिता अनुसार जो है वो भी दे सकते हो। अर्शोग्नि वटी की डोज भी 2-2 गोली दी जाती है सुबह शाम, और गर्म जल के साथ ही देते हैं हमेशा। और कांकायन वटी भी है, वही आपको 2-2 गोली दी जाती है, बट कांकायन वटी को गर्म पानी के साथ दे रखा, अर्शोग्नि वटी को इन्होंने मधु के साथ दिया। बट कई सारे लोग रक्तार्स वगैरह रहे तो मधु के साथ लिया जाता है, नॉर्मल पानी के साथ भी दे सकते हो। तो अर्शोग्नि वटी हो चाहे कांकन वटी, दोनों का है वो है, बट इन्होंने रक्तार्स में पता नहीं क्यों मधु के साथ लिया, जबकि मधु तो अधिकतर कफ वाले में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। और अभयारिस्ट मेजॉरिटी लोग देते हैं,
अब देखो आपकी बुक में रिटर्न है कि बाद में लेने को भोजनोत्तर, आइडियली तो इसको पहले लेना चाहिए, क्योंकि अपान की दृष्टि जहाँ पर भी रखी होती है वहाँ पर जस्ट बिफोर मील का होता है। अब जैसे मैं अपने पेशेंट्स को अब जा करके बिफोर मील चलाना शुरू की हूँ। हाँ, अगर कोई पेशेंट बहुत नाजुक होता है, बड़ा सुकुमार टाइप का इंसान है, तो वहाँ पर कोशिश करना चाहिए आसोअरिस्ट या पित्तज प्रकृति वालों को देना है तो खाना खाने के बाद दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि खाली पेट दोगे तो कोई चीज़ ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। हालांकि आसोअरिस्ट को आप एज ए रसायन काल में भी पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं, और मैं एज ए रसायन काल भी यूज़ करती हूँ। अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है। पर आप लोग जब पढ़ते रहते हो तब आपको यही याद रखता है कि आसोअरिस्ट खाना खाने के बाद होता है। अब इन्होंने लोकल एप्लीकेशन के लिए अणु तेल बताया हुआ है। हमने कभी भाई अणु तेल वहाँ नहीं किया, हमने सिर्फ शमन नस के रूप में अणु तेल यूज किया। हालांकि मैं उसको भी नहीं यूज़ करती हूँ, मैं तो अपनी बनाया हुआ तेल या हमारे पाठक सर हैं उनका बनाया हुआ वाली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मार्केट के सारे जो भी मेडिकेटेड तेल होते हैं उसमें एक स्मेल होती है एंड आई एम टू मच स्मेल सेंसिटिव। तो मुझे लगता है पेशेंट हर कोई होता है, तो नॉर्मली भाई और जगह लोकल एप्लीकेशन तो अलग बात है, बट नस्से का ऑयल जो होता है कंफर्टेबल स्मेल वाला भी होना चाहिए। तो आप लोग को हर किसी को पता है कि जात्यादि तेल या जात्यादि घृत लगाते हो, तो लोकल एप्लीकेशन आप उस चीज़ का करते हो। और उसके अलावा शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म होता है। शस्त्र कर्म में पहले क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं धागे से, और धागे से बांध करके इंसाइज कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ हर चीज़ की जाती है, ऐसे यहाँ पर भी स्नेह स्वेदन करके ही उस काम को करते हैं। और अगर स्रावी यश रहेगा तो स्रावी यश में आपको पता है रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करनी पड़ती है, और शुरुआत में जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को नहीं रोकते हैं। जैसे अतिसार में था कि आम जा रहा है तो नहीं रोकते हैं, उसी तरह रक्तार्स के केस में भी होता है। और उसी तरीके से आपके रक्त पित्त में भी होता है। रक्त पित्त में जब तक जीव रक्त नहीं जा रहा होता, जब तक दूषित रक्त जाता है तब तक तो जाने देते हैं, जब जीव रक्त जाने लगता है तो वहाँ पर भी रोकते हैं। मतलब हर जगह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या यही वजह है कि हमारे आयुर्वेद में युक्ति प्रमाण की बहुत कीमत है, कि पेशेंट के कंडीशन को देख करके आपको जज करना पड़ेगा कि अभी सही रक्त जा रहा है कि दूषित रक्त जा रहा है, उस हिसाब से रोकना पड़ता है। और विबंधनाशक चिकित्सा जो है आपके हर जगह, इसीलिए देखो यहाँ पर पहला कंटेंट ही उन्होंने वैश्वानर चूर्ण लिखा है, दूसरा आमरी चूर्ण लिखा है, तो आप किसी एक को भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ अभयारिष्ट वगैरह से ही काम चला लेते हैं, हालांकि दीपन तो जरूर देना है। तो यहाँ पर भी याद रखो कि जितने ये सारी चिकित्सा होती है, दीपन पाचन अनुलोमन होता है, लघु अन्न देना होता है। और बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है तो आप जैसे उसमें कफ वफ भी निकल रहा है तो आपको लग रहा है तो हाँ पाचन भी करा देना चाहिए। तो डिपेंड ऑन द सिस्टम। रक्तार्स है तो पक्का सी बात है, इन्होंने चंद्र प्रभा बटी दी, चंद्र जैसी प्रभा है जो शीतलता प्रदान भी करती है। समसरकर चूर्ण है, व्योषाद्य चूर्ण है, भलातक अवलेह भी देते हैं कुछ लोग, हालांकि भलातक अवलेह मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। सरकरासो है, द्राक्षासो है, द्राक्षासो इन्होंने दिया है, बट मैंने आपको बताया कि मुझे द्राक्षारिष्ट ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है, अरिष्ट में थोड़ा सा दीपन पाचन और अच्छे से होता है, बट पेशेंट पित्तज प्रकृति का है तो आप द्राक्षासो देना, ठीक है। और तक्र योग और तक्रारिष्ट गृहिणी में भी जैसे अमृत के समान काम करता है, अर्श में भी काम करता है, तो तक्र बहुत सारी बीमारियों में बहुत बढ़िया काम करता है। बट अभी आपने कल ही पढ़ा था कि फीवर के केस में तक्र यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे योद हैं, तिलादी मोदक, मरिचादी मोदक, सूरण मोदक। हाँ, सूरण की जो प्रिपरेशंस होती हैं, सूरण जो अपने यहाँ बोलते हैं जिमीकंद, वो अर्श के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि उसको पुटपाक विधि से बनाकर जो खाते हैं, ओल को पंजाबी में ओल बोलते हैं और उधर हमारे यूपी में उसको सूरण बोलते हैं, और शुद्ध संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में जिमीकंद बोलते हैं। तो पुटपाक इसका बहुत बढ़िया काम होता है, मतलब दिया जाता है पेशेंट को। उसके अलावा सूरण मोदक है, सूरण पुटपाक है, बाहुशाल गुड़ है, अगस्ती मोदक है, बृहद भल्लात का वलय है, चब्यादि घृत और सुंठी घृत है। और सुंठी घृत अभी आपके उधर भी पढ़ा था हमने, गृहिणी में अतिसार वगैरह में भी पढ़ा था, और अभी मैं सोच रही थी कि मैं सुंठी घृत बनाने वाली हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ। मेरे पास वही मार्केट का घी है, एक्चुअल में घर वाला घी देखती हूँ मैं बात करके घर में से, घर वाले दे दें अगर ओरिजिनल घी तो उससे बनाऊँ तो ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है। और द्राक्षासो तक्रारिष्ट आपने सुन ही लिया। उसके अलावा इसमें अर्शोग्नि बटी वगैरह है, नित्यानंद रस है, अर्श कुठार रस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं लोग। क्षार कर्म जो आपको पता है कि उसमें स्नेह स्वेदन करके क्षार सूत्र किया जाता है, तो उसमें पहले इंजेक्शन लगाते हैं जैलोकेन वगैरह का, फिर लोग करते हैं। हर इंसान का अपना अलग अलग है। ये आपका जो सर्जरी सर पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से पूछेंगे तो वो बहुत बढ़िया से आपको क्षार चिकित्सा कर्म बताएंगे। मैंने इसकी वर्कशॉप्स बहुत सारी करी हैं,
क्योंकि जब गायनी में प्रैक्टिस करते थे तब मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बट जो भी कैंप वगैरह किया था उसमें उस लेवल का नहीं सीख पाए, या ये समझो कि आपको थोड़ा थोड़ा आता रहता तब आप कर जाकर कैंप में सीख पाते हो, वहाँ पर टाइमिंग उतना नहीं होता है। तो अगर किसी को आप लोग में से क्षार सूत्र सीखना रहेगा तो फाइनल ईयर के बाद आप लोग NIE जयपुर जाइएगा, वहाँ से आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। वहाँ पर एक दिन में 1,000 पेशेंट का तक PR कर सकते हो। उसका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, उनकी शायद 25,000 की भी फीस वगैरह है। तो वहाँ से सीखोगे ऐसी जगह से तो वाकई करने लगोगे। अदरवाइज इधर उधर 20-25 हज़ार दे दोगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। पर वही 1 महीने का पूरा प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं और उसके बाद जो थियरी का उनका ऑनलाइन चलता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक सर ने किया था, सो हमें पता है, तो आप लोग को मैंने बता दिया। अग्निकर्म मैंने पहले ही बता दिया कि पहले उसको पकड़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज करके काट करके निकाल देंगे, ठीक है। और बाद में एरंड तेल से अभ्यंग कराते हैं, उसी को आज की डेट में कॉटराइजेशन कहते हैं। तो ट्रीटमेंट आपने 2 तरीके से किया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल से। पथ्य अपथ्य हर जगह है, तो उस बात को याद रखिएगा। पथ्य में हर जगह वही साठिक चावल आते हैं, गेहूं, जौ, अरहर, मूंग की दाल का यूज है, तक्र है, घृत है, लौकी है, परवल आपका हर जगह चला है, पालक यहाँ दे सकते हैं, इत्यादि हरी सब्जियां हैं, लवा, बटेर, तीतर, बकरे का मांस। वो नॉनवेज वाले जाने, मुझे नहीं पता। हालांकि पेशेंट अगर बहुत खाने बोलता है तो उसको बकरे का मांस बोल सकते हो, क्योंकि और तो सारी बर्ड मना है। सेंधो, लवण और फल की उचित मात्रा, खास करके यहाँ पर इंडिकेटेड है सेब, क्योंकि सेब जो होता है लग्जेटिव होता है। तो एप्पल बहुत सारे जगह है, बट दैट शुड बी रीजनल एंड सीजनल, ठीक है। अपथ्य में उड़द मना होती है, मांस जो होती है, मांस हमारे यहाँ बोलते हैं उसको। और चना मना होता है, गरम मसाले, अचार, आलू, अरवी और बेगा अवरोधा, और ये ऊँट ऊँट की सवारी और उत्कट आसन और स्थापन बस्ती मना होती है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को वैसे ही प्रॉब्लम है। अगर और मोशंस वगैरह करेंगे, क्योंकि आस्थापन बस्ती मतलब काढ़े की बस्ती होती है, तो वो मना होती है। रक्तार्स में भी वही सारी चीज़ें हैं लगभग, बट इसमें क्या है कि गाय और बकरी का दूध वगैरह को पत्थे में डाला गया है। साथ में अरहर के अलावा मसूर की दाल भी डाला हुआ है, और इन्होंने मिश्री डाला हुआ है, सूप वगैरह पीने के लिए बोला है। और हरी सब्जी, कुलथ, कांजी और फल, ये सब सारी चीज़ें पथ्य है। और सभी अर्स में जो पथ्य होता है, सूरण, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको जो मतलब वैसे पुटपाक विधि से पकाते हैं, या सोच लो कि जैसे बैगन का भुर्ता बनाते हैं ना, भूनते हैं आग में, वैसा भुनना। तक्र है, आमलकी है, कपित और पटोल, ये विशेष रूप से पथ्य है, तो याद रखना। और अपथ्य में हर जगह वही है, गुरु, रुच्छ, विसंधि पदार्थ, मैथुन, लवण, गर्म मसाले, विदाई तथा शेष संस्कार से, मतलब सब जगह वही है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम लोग कल करेंगे कृमि रोग। अब बताओ, किसी को कोई क्वेरी या इसमें कुछ जानना चाहते हो इस बीमारी में? और एनीबॉडी? नो? चलो बंद करें। अच्छा हाँ, आप लोग से एक चीज़ और बोलना था। मैंने क्या किया है